हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने देखा था मानव पाचन तंत्र के कौन कौन से अंगों के बारे में देखा था कि हमने देखा था मुख गुहा के बारे में और ग्रासनाल और ग्रसिका के बारे में देखा था। तो अब हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र के अन्य अंगों के बारे में डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि मानव पाचन की पाचन क्रिया किस प्रकार से शुरू होती है। तो इस मानव पाचन तंत्र की विभिन्न अवस्थाएं होती है, पाचन की विभिन्न अवस्थाएं होती है, जिसमें पहली अवस्था होती है भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। उसके बाद में मानव में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद में पाचन से अवशोषण होता है। पाचन से जो मिलने वाले पोषक तत्व हैं उनका बॉडी में जाके उनका अवशोषण होता है और फिर उनका स्वांगीकरण होता है और फिर अंत में होता है मलोत्सर्ग। तो ये थी पाचन की विभिन्न अवस्थाएं। तो अब हम देखते हैं और हमने देखा था कि जो भोजन की अवस्थाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से होती हैं, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रकार से उनका नाम दिया गया है। तो जो भोजन की अवस्था मुख में होती है उसको तो हमने क्या कहा था, बोलस कहा था। जो मुख में लुगदी अवस्था में जो भोजन होता है जिसको हम चबाते हैं और वो लुगदी अवस्था में आ जाता है उसको हमने क्या कहा था, बोलस कहा था। और जो आमाशय में जो भोजन चला जाएगा उसको हम काइन कहेंगे। और आंतों में जो जब भोजन जाता है अंदर तो उसको हम उस अवस्था को हम कहेंगे काइल। तो अब हम देखते हैं आगे की डिटेल्स जो पाचन तंत्र के बारे में है और पाचन तंत्र के अन्य अंगों के बारे में डिटेल से वर्णन देखते हैं। तो अब हम देखेंगे आज अगला पार्ट आमाशय की। आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आमाशय की संरचना। तो आमाशय की संरचना एक अंडाकार व थैलीनुमा संरचना होती है। तो आमाशय की संरचना किस प्रकार से होती है, अंडाकार व थैलीनुमा संरचना होती है। और आमाशय में क्या होता है स्टूडेंट्स, आमाशय में भोजन का संग्रहण किया जाता है। तो भोजन कितने टाइम तक संग्रहित रहता है, 3 से 4 घंटे तक आमाशय में भोजन संग्रहित रहता है। अब हम देखते हैं आमाशय में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। तो आमाशय में एक जठर रस पाया जाता है जो कि पाचक रस होता है। तो और पाचक रस प्रबल अम्लीय होता है, मतलब पाचक रस का माध्यम क्या होता है, अम्लीय माध्यम होता है जो कि पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो आमाशय रस यानी कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.5। कितना होता है, 1.5। और आमाशयिक रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनके नाम इस प्रकार है। क्या मतलब आमाशयिक रस जठर रस किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, इसमें पाया जाता है पेटिसिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पेटिसिन का क्या कार्य होता है, पेटिसिन का कार्य होता है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेटिसिन, जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। और दूसरा पार्ट है रेनिन, ये दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है तथा वयस्क में अनुपस्थित होता है और बछड़ों व शिशुओं में सक्रिय होता है। और इसका उपयोग किसमें प्रयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है पनीर उत्पादन में प्रयोग करते हैं। तो जो रेनिन एंजाइम पाया जाता है वो दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये थे 2 एंजाइम देखे हमने, पेटिसिन और रेनिन एंजाइम। अब हम देखेंगे HCl कि मानव आमाशयिक रस में जठर रस में मुख्य अंग होता है HCl जो कि पाचन में सहायक होता है और ये पेट की अम्लता का भी कारण होता है। और पेट में अम्लता को खत्म करने के लिए हम एंटी एसिड्स का प्रयोग करते हैं। तो एंटी एसिड्स के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या होंगे, MgOH होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस का संगठन कि आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो अब हम देखते हैं कि आमाशय के कितने पार्ट होते हैं। तो आमाशय 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो पहला भाग होता है कार्डियक पार्ट। तो कार्डियक पार्ट क्या होता है,
कार्डियक पार्ट होता है ग्रसिका व आमाशय को जोड़ने वाला भाग है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। तो कार्डियक भाग किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो ग्रसिका और आमाशय को जोड़ने वाला जो भाग होता है वो कार्डियक भाग कहलाता है। दूसरा पार्ट है फंडिक पार्ट। तो फंडस या फंडस ग्रंथि होती है और इसको बोलते हैं फंडिक पार्ट, आमाशय का फंडिक पार्ट, जो कि आमाशय का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट अंग होता है। और तीसरा होता है पाइलोरिक भाग। तो पाइलोरिक भाग क्या होता है? आमाशय व ग्रहणी को जोड़ने वाला भाग क्या होता है? पाइलोरिक भाग होता है। तो ये था आमाशय के को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? आमाशय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और अब हम देखते हैं कि जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे कि भैंस, सुई, बछड़े हुए, इनमें है ना जुगाली करने वाले जंतुओं में आमाशय किस प्रकार का होता है? रूमेन प्रकार का होता है। तो इन जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहा जाता है, क्योंकि ये इन जुगाली करने वाले जंतुओं के शरीर में एक पार्ट पाया जाता है रूमेन। तो इसलिए उसको जिसके माध्यम से वो भोजन का पाचन करते हैं। तो इस जुगाली करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहा जाता है। तो इनके रूमेन में भोजन का भंडारण व किण्वन द्वारा सेल्यूलोज का पाचन होता है। तो जो जुगाली करने वाले जंतु हैं वो भोजन का पाचन किस प्रकार से करते हैं? वो भंडारण व किण्वन द्वारा सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। सेल्यूलोज का पाचन सिर्फ जंतुओं में हो सकता है, मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता। और इसके लिए रूमेनोकोकस जीवाणु ल्यूलेज एंजाइम का स्राव करती है। तो जंतुओं में जो रूमेनोकोकस जीवाणु होता है वो ल्यूलेज एंजाइम का स्राव करते हैं, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये था जुगाली करने वाले जंतुओं में आमाशय का प्रकार। हम पढ़ रहे हैं आमाशय के बारे में। तो आमाशय से क्या स्रावित होता है? आमाशय से म्यूसेन जिसको श्लेष्मा कहते हैं, म्यूसेन प्रोटीन आमाशय को स्वयं के पाचन से बचाती है। तो मनुष्य में जो आमाशय पाया जाता है उसको स्वयं के पाचन से बचाने के लिए कौन सी प्रोटीन काम में आती है? म्यूसिन प्रोटीन काम में आती है। तो अब हम देखते हैं कि जो मनुष्य में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि है उसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो जठर ग्रंथि आमाशय की भित्ति में पाए जाने वाले एक पाचक ग्रंथि है। तो हम पढ़ रहे हैं जठर ग्रंथि के बारे में कुछ फैक्ट्स और मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उनके पार्ट्स के बारे में, जो कि पाचन क्रिया में काम में आते हैं। और कार्डियक भाग की जठर ग्रंथि केवल श्लेष्मा का स्राव करती है। तो कार्डियक भाग, जो कि आमाशय के 3 भाग बताए थे, कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और फंडिक भाग, इनमें कार्डियक भाग की जो जठर ग्रंथि होती है वो केवल किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का स्राव करती है। और पाइलोरिक भाग की जो जठर ग्रंथि होती है वो श्लेष्मा और गैस्ट्रिन हार्मोन दोनों का स्राव करती है। तो पाइलोरिक भाग किस किस का स्राव करता है? श्लेष्मा व गैस्ट्रिन हार्मोन दोनों का स्राव करता है। और फंडिक ग्रंथि जठर रस का स्राव करती है। तो फंडिक ग्रंथि किसका स्राव करती है? जठर रस का, जिसके बारे में हमने पीछे डिटेल से पढ़ा था कि जठर रस का जो पीएच मान कितना होता है? 1.5, और एक अत्यंत अम्लीय माध्यम होता है जो कि पाचन में सहायक होता है। और तो फंडिक जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करती है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। और जठर ग्रंथि की ऑक्जेंटिक मतलब कि पेरिटाइल कोशिका HCl का स्राव करती है। तो HCl का स्राव कहाँ से होता है? ऑक्जेंटिक यानी कि पेरिटाइल कोशिकाओं से HCl का स्राव होता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन पाइलोरिक जठर ग्रंथि की अंतःस्रावी कोशिका G सेल्स से स्रावित होता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पाइलोरिक जठर ग्रंथि की अंतःस्रावी कोशिकाओं से स्रावित होता है, जिनका नाम है G सेल्स। तो ये हमने देखा था जठर रस और आमाशय के अंगों के बारे में कि आमाशय के कौन कौन से अंग होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो जठर रस होता है वो किस प्रकार से बॉडी में काम में आता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जठर रस का स्राव बढ़ाता है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? जठर रस का स्राव बढ़ाता है।
और आमाशय में प्रोटीन व वसा का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं होता। तो जो पाचन तंत्र का जो अंग होता है आमाशय, उसमें सिर्फ किस किस का पाचन होता है? प्रोटीन व फैट्स का ही पाचन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका पाचन आमाशय में नहीं होता है। और आमाशय की जो भित्ति होती है वो त्रिस्तरीय होती है। कितने स्तर की होती है? त्रिस्तरीय होती है। और शेष आहारनाल कितने स्तर का होता है? जो शेष आहारनाल होता है मनुष्य का वो द्विस्तरीय होता है। और जठर रस का जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो Fe3 को Fe2 में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि आयरन का अवशोषण होता है। तो जो भोजन हम आमाशय में जो भोजन जाता है उससे आयरन का अवशोषण किस प्रकार से होता है? जठर रस के माध्यम से होता है, जो कि आयरन के F3 आयनों को F+2 अवस्था में परिवर्तित कर देता है, जो कि आयरन का फॉर्मूला है Fe+2, जो कि जिससे कि आयरन का अवशोषण होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आमाशय और जठर रस के बारे में वर्णन, जो कि मनुष्य के पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट छोटी आंत के बारे में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। छोटी आंत जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रहणी। तो ग्रहणी जो कि पाचन तंत्र का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, यह छोटी आंत का प्रथम भाग होती है और जिसकी लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट्स? 25 सेंटीमीटर। और इसका आकार किस प्रकार का होता है? U या C प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स ग्रहणी में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है? तो ग्रहणी में पाचन क्रिया शुरू होती है इस प्रकार से कि इसमें दो प्रकार के रस पाए जाते हैं। एक तो पित्त रस होता है जिसको बाइल बोलते हैं, और एक होता है आग्नाशयिक रस होता है, जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है, उसको बोलते हैं अग्नाशयिक रस। तो ये था ग्रहणी में पाचन की प्रक्रिया, दो रस से शुरू होती है, पित्त रस और अग्नाशयिक रस। तो अब हम देखते हैं पित्त रस के बारे में। तो पित्त रस का जिसको हम बाइल बोलते हैं, उसका संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और जो पित्त रस होता है उसका संचय कहाँ होता है? पित्ताशय। जो पित्ताशय और जो अग्नाशय है वो भी पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग है। तो जो पित्त रस होता है जो कि ग्रहणी में पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो कहाँ संश्लेषित होता है स्टूडेंट्स? वो यकृत में संश्लेषित होता है। और पित्त रस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में संचय होता है। और जो पित्त रस होता है इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। और जो पित्त रस का कार्य क्या होंगे? ये भोजन के रस को क्षारीय बनाता है। तो पित्त रस क्या करता है? भोजन के रस को क्षारीय बनाता है और ये वसा का पायशीकरण अर्थात छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये था पित्त रस। ये क्या था? पित्त रस था। अब हम देखते हैं आग्नाशयिक रस। आग्नाशयिक रस के बारे में देखते हैं कि इसमें आग्नाशयिक रस में एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इन आग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स का नाम क्या है? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो ये एंजाइम्स के नाम बताए जा रहे हैं वो कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आग्नाशयिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। और एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का। और जो लाइपेज होता है वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है वो किसका पाचन करता है? एमिनो एसिड्स का पाचन करता है। तो ये था अग्नाशयिक रस और इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। तो अग्नाशयिक रस को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो छोटी आंत थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसका आकार किस प्रकार का था? U या C प्रकार का। और हमने देखा कि ग्रहणी में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे अधिक पाचन क्रिया यहीं पे होती है। तो पित्त रस वसा का पायशीकरण करता है और कायम को क्षारीय बनाता है। और अग्नाशय रस में सर्वाधिक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। और ग्रहणी की दीवार पर ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। तो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ग्रहणी की दीवार पर ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है।
और ग्रहणी के जो अन्य हिस्से हैं उनके नाम हैं, ग्रहणी के जो अन्य हिस्से हैं उनके बाद में जो ग्रहणी के बाद में आता है छोटे हाथ के जो अन्य हिस्से हैं, उसमें पहला तो था ग्रहणी पढ़ा हमने, दूसरा आएगा मध्य हाथ जिसको बोलते हैं जेजुनम भी बोलते हैं। यह मोटी भित्ति वाली संवहनीय नलिका है और यहाँ शेष बचे हुए भोजन का पाचन होता है। तो शेष बचे हुए जो ग्रहणी के बाद में जो भोजन बचता है उसका शेष भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? मध्य आंत में होता है। और इसका तीसरा पार्ट है इलियम, और इलियम छोटी आंत का तीसरा पार्ट है इलियम, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 फीट होती है। और इलियम की दीवार पर रसांकुर पाए जाते हैं और इन रसांकुर का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? विल्लाई व माइक्रोविल्लाई। इनको बोलते हैं रसांकुर बोलते हैं, जो कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं और जिससे कि जो भोजन के पाचक तत्व पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण अत्यधिक मात्रा में हो सके। तो ये पढ़ा हमने छोटी आंत के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट है मनुष्य के पाचन तंत्र का बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है सीकम। तो बड़ी आंत का प्रथम भाग कृमि रूप में एक अतिवृद्धि प्रीशेषिका होती है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो बड़ी आंत का पहला पार्ट होता है सीकम और बड़ी आंत का प्रथम भाग कर्मी रूप में होता है जो कि परिशेषिका भी बोलते हैं उसको। और हम जो हमारे जो अपेंडिक्स होती है जो कि अवशेषी भाग होता है मनुष्य का, वो होता है सीकम और वो होता है बड़ी आंत का पहला भाग। दूसरा पार्ट है कोलोन जिसको बोलते हैं बृहदांत्र। इस भाग में अतिरिक्त जल, विटामिन व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो कोलोन में क्या होता है? अतिरिक्त जल व विटामिन व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और कोलोन में ई कोलाई बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में विटामिन के का संश्लेषण करता है। तो जो कोलोन में पाए जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो सहजीवी के रूप में विटामिन के का संश्लेषण करता है। और अंतिम पार्ट है मनुष्य के पाचन तंत्र का मलाशय। तो मलाशय में सबसे कम क्रमांकुचन गति होती है और इसमें भोजन अपनी अंतिम अवस्था में आता है और गुदा मार्ग से होते हुए बाहर हो जाता है। तो ये हमने पढ़े मनुष्य के पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में डिटेल से, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो thank you students for watching this video, and if you like this video so share, like, subscribe and comment on this video. Thanks for watching.